चलिए बेटा, आगे का टॉपिक अब मैं लाया हूं आपके पास में रेजोनेंट सर्किट। तो देखो, रेजोनेंट सर्किट को आप सिर्फ पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आपने पीछे एक तो पढ़ा था कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी सी होती थी। एक आपने पढ़ा था इंडक्टर, इंडक्टर जिसको आप कहते थे सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। एक्चुअल में इसका जो अगर हम बात करें ना, इसका जो सही नाम है वो इंडक्टर है। इंडक्टर का मतलब है कॉइल, कॉइल का नेचर, कॉइल के नेचर क्या होगा। अब जब कैपेसिटर और इंडक्टर को जब हम किसी सर्किट में ऐड करते हैं तो वहां ऐसी कंडीशन में एक उस सर्किट की एक नई कंडीशन बनने के लिए प्रोबेबल होती है या पॉसिबिलिटी आ जाती है उस कंडीशन को बनने की। और एक कंडीशन होती है इसकी रेजोनेंट सर्किट की, यानी कि वो सर्किट रेजोनेंट है या नहीं है। जब भी आप किसी सर्किट के अंदर, किसी भी एसी सर्किट के अंदर, जब आप एल और सी को साथ साथ सर्किट में इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो आर के साथ हो या दोनों प्योरली हो, दोनों मिक्स हो, तो ऐसे केस में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी बनती है सर्किट की जिसे कहते हैं रेजोनेंस सर्किट। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी बनती क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि आपने जब एक प्योर सी सर्किट को डिफाइन किया था तो उसमें जो वोल्टेज था वो एक्चुअल में 90 डिग्री फेज में करंट से आगे था। अब इसको समझना थोड़ा सा, जब क्योंकि एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों फ्लो करते हैं, लेकिन आर सर्किट के अलावा बाकी जितने भी सर्किट हैं उनमें करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम प्योर सर्किट सी की बात करें तो प्योर सर्किट सी के अंदर वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है करंट से, यानी कि यहां वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री फेज में। अगर हम एल सर्किट यूज करते हैं तो एल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो करंट से लैग बिहाइंड होता है, कितना, 90 डिग्री पर। तो आप जब इन दोनों को मिलाएंगे, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपके पास ये नेचुरल सर्किट है। अब आप समझिए आपने सी सर्किट यूज किया तो सी सर्किट के लिए करंट की वैल्यू, अगर मैं इसे करंट को इक्वेशन बनाऊं तो वोल्टेज 90 है, इसका मतलब करंट लैग बिहाइंड है, तो मान लीजिए करंट इधर गया आपका, इसके लिए सी के लिए 90 डिग्री में। ठीक है। अब इसके हिसाब से वोल्टेज के लिए करंट कहां होगा, 90 डिग्री इसके साथ ऊपर होगा, तो ये इसके लिए क्या होगा, एल के लिए ऊपर हो गया, यानी कि यहां 90 डिग्री हो गया इसके लिए भी। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो दरअसल रेजोनेंट सर्किट की ये भी कंडीशन है कि जब कभी एल वोल्टेज, यानी कि एल के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज और सी के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है 180 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में भी ये सर्किट क्या बन जाएगा, रेजोनेंट सर्किट बन जाएगा। याद रखना ये। तो रेजोनेंट सर्किट की कंडीशन केवल एक्सएल इक्वल एक्सी नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा, बल्कि उसकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो वीएल वोल्टेज है सर्किट के अंदर या जो वीसी वोल्टेज है, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर 180 डिग्री होगा तो वो सर्किट भी रेजोनेंट सर्किट कहलाएगा। ठीक है। अब मैं इसी सर्किट को आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिएगा अगर आप इस सर्किट की बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पहले सर्किट डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए आपने एक कॉइल के साथ में सीरीज में एक कैपेसिटर जोड़ दिया और इसको एक्सटर्नल एसी सोर्स से जोड़ दिया। यहां ये कॉइल एल है और ये कैपेसिटर सी है। अब सवाल ये है कि एल के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज वीएल होगा और सी के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज मान लीजिए वीसी है, दोनों वोल्टेज है। लेकिन अगर हम इसको फेज में चेक करें तो याद रखना ये वाली कंडीशन है, यानी इनका जो फेजर डायग्राम बने वो इस तरह से आप बनाएंगे, फेजर डायग्राम इनका, ये इसका फेजर डायग्राम। अब कंडीशन क्या है कि इसका वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी, इसका सर्किट है। तो अब देखा आपने कि कोयल के अक्रॉस आने वाला इसका खुद का रेजिस्टेंस एक्सएल होगा और इसके साथ इसका खुद का रेजिस्टेंस एक्सी होगा। तो आप समझ लीजिए प्रैक्टिकली तो आप इसे इस तरह से समझा सकते हो, लेकिन जब हम इसकी रेजोनेंट कंडीशन की बात करते हैं तो रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ आपको इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंसेस को डिफाइन करके बतानी होती है। तो रेजोनेंट कंडीशन क्या है, अ सर्किट इज said to be in resonance when the inductive reactance
रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव का मतलब है कॉइल के अक्रॉस आने वाला रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला रेजिस्टेंस। अब इसके प्रॉपर बेस पर इसका मतलब है कि एक्सएल इक्वल में एक्सी हो जाएगा। आप जानते हैं एक्सएल मतलब ओमेगा एल, एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी। अगर मैं यहां से प्रॉपर ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो 1/1 क्या आ जाएगा, एल और सी सेपरेट, स्क्वायर खत्म कर दीजिएगा तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा इधर। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी एफ है, एफ बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर हम ये कहें कि इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ है, तो आप इस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, आप इस ओमेगा को लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा इक्वल में फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये रिलेशन होता है 2πf, यानी आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी इस तरह से। और जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो 2πf की वैल्यू 1/LC के इक्वल होगा। अब देखिए यहां से आप f को सॉल्व करेंगे तो 1 में 2π इधर आगे डिवाइड में और अंडर रूट में 1/LC हो जाएगा। अब अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, इसलिए आप इसे एक तरह से इस तरह भी लिख सकते हो कि 1/2π अंडर रूट में LC। तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह के सर्किट के अंदर हमें केवल मेन क्या निकालना होता है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी। और अगर कई बार बेटा यू 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो यहाँ 1 नंबर में सिर्फ ये इस तरह का आएगा कि व्हाट इज रेजोनेंट कंडीशन ऑफ एसी सर्किट। तो रेजोनेंट कंडीशन जो होती है एसी सर्किट की, फिर वो इस तरह से डिफाइन करने के लिए आएगा, ठीक है। और आपके पास इसका फेजर डायग्राम हो तो आप इन्हें समझ लेना कि कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से फेज में 90 डिग्री, इंडक्टर के लिए वोल्टेज फेज में 90 डिग्री लैग बिहाइंड, दोनों को कंबाइंड करें तो इनके बीच का फेज डिफरेंस 180, और ये कंडीशन भी आपकी रेजोनेंट सर्किट है या रेजोनेंट सर्किट की तरह ही होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, यहां हम करेंगे आगे। अब देखो ये कंडीशन क्लियर है, आगे की कंडीशन क्या है इसमें, एक इसी यूनिट से आपके पास एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो एग्जाम में बहुत आती है, कॉमनली आ जाती है। अब ये किस तरह की कंडीशन है मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बेटा जब ट्रांसफॉर्मर इफिशिएंसी करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट सी है, जैसे ईटा, एक्चुअल में सिर्फ आप इसको इतना याद रखना कि इसको ईटा से डिनोट कर दें, और ईटा होता है पी आउटपुट अपॉन में पी इनपुट, यानी किसी ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट पावर लॉस और इनपुट पावर लॉस का जो रेशो है वो कहलाता है उस ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, और इसका मेन फॉर्मूला होता है आपके पास पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो यहां याद रखना इसको कि इस फॉर्मूले बेस्ड हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी की यहां से ही इसकी लैंग्वेज निकल जाती है, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है मेनली क्या होगा, ठीक है। तो किसी ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी आउटपुट पावर लॉस और इनपुट पावर लॉस के रेशो के बराबर होती है। यहां हम आउटपुट पावर लॉस को लिख सकते हैं क्योंकि आउटपुट वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट हो सकता है, और आप इनपुट पावर लॉस को लिख सकते हैं, ये भी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। आप इसे एक बार देख लेना, समझ लेना, ये बहुत कभी कभी ऐसा टॉपिक है कि आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।